हेलो दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, आज के इस क्लास में हम लोग नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विश्लेषण। ठीक है, देखिए, आपको पता है कि सीटेट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अभी ईवीएस हो गए, उसके बाद हिंदी हो गए, उसके बाद सीडीपी मैथ, इनके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उनको एक एक क्वेश्चन को लेकर बिल्कुल अच्छे से विश्लेषण करेंगे और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये जो आपका की सीटेट, ये आपका सीटेट जो दिसंबर में कंडक्ट हुआ था, दिसंबर 2020 में जो कंडक्ट हुआ था, उसका ये क्वेश्चन पेपर है। बिल्कुल ईवीएस क्वेश्चन पेपर को हम लोग उसका ऑपरेशन करेंगे, एक एक प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए, ये फर्स्ट क्लास है, इसके बाद भी और भी प्रीवियस ईयर की क्लासें जाएंगी और एक क्लास मैं चलाता हूं जिसका नाम है भैया अमृत क्लास। तो अमृत क्लास में हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जिन प्रश्नों की आने की संभावना रहती है। और इस सीरीज में जो प्रीवियस ईयर की सीरीज स्टार्ट हो रही है, इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आइए क्लास में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, फिर बातचीत वहां पे होती रहेंगी। आइए चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, इसका अपने बुद्धिमत्ता के अनुसार इसका जवाब देने का प्रयास करिए, बाकी मैं इसको समझाने का अपना पूरा प्रयास करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ईवीएस, फर्स्ट क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी ईवीएस में मानचित्रण कौशल की क्या भूमिका होती है। मान लीजिए कोई एक बालक क्लास 5 का है, तो उसे आप मानचित्रण कौशल का प्रयोग करके क्यों मानचित्र दिखाओगे। तो साफ साफ पूछा भैया, फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है, रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करने के लिए। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है और ऐसे प्रश्नों की आने की संभावना रहती है। तो बहुत अच्छे से प्रश्नों के प्रकृति को समझिए। देखिए, रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करने के लिए, उसके बाद स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है जो मानचित्र कौशल है, उसके बाद लैंडस्केप खींचने के लिए कौशल को विकसित करता है, या फिर पूर्व अनुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। तो देखिए ध्यान से मेरी बात समझिए, अगर कोई क्लास 5 का बालक है तो उसे आप मानचित्र का इसलिए उसे दिखाओगे ताकि कोई भी लोकेशन उसके दिमाग में बैठ जाए, उसके प्रति कोई भी लोकेशन, कोई भी स्थान के प्रति वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाए। जैसे अभी मान लीजिए कोई एक मैप है, ठीक है, कोई एक मैप है और यहाँ आप उसको दिखा दिए भैया उत्तर प्रदेश, यहाँ उसे आप दिखा दिए उत्तर प्रदेश, तो बालक के दिमाग में ये चीज बन गई कि भैया हाँ चलिए मैप में ये उत्तर प्रदेश है और इसकी राजधानी लखनऊ होती है। तो हमेशा जो ईवीएस में मानचित्रण कौशल का प्रयोग इसीलिए करते हैं ताकि बच्चों के अंदर कोई भी स्थिति या फिर कोई लोकेशन के प्रति अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो इसके अनुसार भैया बी फॉर बनाना ऑप्शन सही हो जाएगा कि ईवीएस में मानचित्रण कौशल का प्रयोग इसीलिए हम लोग करते हैं ताकि स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित किया जा सके, और इसीलिए कि ईवीएस में मानचित्रण कौशल का प्रयोग करते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल इससे एकदम फुलफिल हो रहे हैं, सेटिस्फाइड हो रहे हैं, तो इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए यस सर बिल्कुल समझ गए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ईवीएस में मानचित्र कौशल का प्रयोग इसीलिए करते हैं हम लोग ताकि कोई भी लोकेशन हो गया, कोई भी स्थिति हो गई, कोई भी स्थान हो गया, उसके प्रति, उस स्थान, उस लोकेशन के प्रति हम लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा पाए एक स्टूडेंट के अंदर, इसीलिए हम ईवीएस में मानचित्र कौशल का प्रयोग करते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, बिल्कुल समय को बचाते हुए और ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करेंगे हम लोग, तभी भैया 120 वाले टारगेट को बिल्कुल अच्छे से अचीव कर पाएंगे। आइए सेकंड प्रश्न आपके सामने है, खूब अच्छे से समझिए। देखिए, ये प्रीवियस ईयर मत समझिए ज्यादा से ज्यादा, प्रीवियस ईयर तो है, उसके साथ साथ ये क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होते पर क्वेश्चन का पैटर्न रिपीट होता है। ठीक है, ये जो पेडागॉजी वाले पोर्शन है, एक बार अगर इन्हें पढ़े रहेंगे ज्यादा से ज्यादा तो चीजें आसानी से आप सॉल्व कर ले जाएंगे। आइए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, कक्षा 5 के समयन एक स्टूडेंट है, एक बालक एक बालिका है। तो कक्षा 5 के समयन आमतौर पर दिया हुआ कक्षा कार्य नहीं करता है। जैसे अगर मान लीजिए आप किसी स्टूडेंट को कोई कार्य देते हो, होमवर्क देते हो, वो नहीं करता, तो इस मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है। ठीक है, आप किसी स्टूडेंट के लिए होमवर्क दिए, वो होमवर्क कर नहीं रहा है, तो उसको कैसे, उसको ऐसा कौन सी आप विधि का प्रयोग करेंगे ताकि वो होमवर्क करने लगे। आइए ऑप्शन को पढ़ते हैं, उसके हिसाब से जवाब देखने का प्रयास करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है, माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें, ये भी हो सकता है। उसके बाद उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दे, ये तो बिल्कुल भी कार्य नहीं सही है। अगर वो कार्य नहीं कर रहा है तो उसे आसान दोगे तब भी वो नहीं करेगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। और डी ऑप्शन है भैया, किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को
पूरा करने में मदद करें। ये तो बिल्कुल भी बात गलत है। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा, अगर बच्चा कार्य नहीं कर रहा है तो बिल्कुल सही बात है कि भैया सी फॉर चेन्नई, कि उसकी कठिनाई स्तर का पता लगाएं कि बालक क्यों क्वेश्चन को नहीं कर रहा है, क्वेश्चन से करने से क्यों भाग रहा है, उसके कठिनाई स्तर का पता लगाएं और उसके कार्य को समायोजित करने का प्रयास करें। तो सी फॉर चेन्नई उत्तर सही हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन से सहमत है तो यस करिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, चलिए सभी के सभी यस करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बस जितना लोग जुड़े भैया, दिल से यही उम्मीद है और दिल से मैं प्रयास भी कर रहा हूं, कम से कम इनमें से कोई एक ऐसा स्टूडेंट ना हो जिनका सीटेट का एग्जाम रुक जाए। ठीक है, तो अगर ये तभी पॉसिबल है जब हमारे साथ आप भी अपना मेहनत करते रहें और हम आपको सहयोग देते रहें। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, देखिए ध्यान से समझना। मान लो एक छात्रा अध्यापिका है या फिर एक टीचर है, उनका नाम है मुस्कान। ठीक है, उनका नाम क्या है भैया, तो आप कहोगे सर उनका नाम है मुस्कान। मुस्कान परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए, इस टॉपिक पर एक वाद विवाद का आयोजन करते। जैसे क्लास में अध्यापक साहब होते हैं ना, या फिर मैम साहब होती है ना, कि क्लास में वाद विवाद, बच्चों में चर्चाएं करवाते किसी टॉपिक को लेकर, उसी प्रकार एक मुस्कान नाम की टीचर हैं, वो छात्रा अध्यापिका हैं, वो क्या करती हैं, ध्यान से समझना, वो कहती हैं भैया कि आज हम बच्चों आपका वाद विवाद कराएंगे। और वाद विवाद का एक टॉपिक का है कि परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए। तो मुस्कान द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद आयोजन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो आइए ऑप्शन पढ़ के इसका जवाब देने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन के प्रकृति को समझे रहेंगे तो इसमें भी आप लोग अच्छा करके आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ऑप्शन नंबर ए है, वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। यानी जो आधुनिक वाहन जिनमें एक तरीके से कम पॉल्यूशन हो, उनके प्रति छात्रों को जागरूक करना चाहती है मुस्कान। उसके बाद अगला ऑप्शन है, यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना को आप प्रोत्साहन अप्रिसिएट भी कह सकते हैं, तो सराहना करने में मदद करता है। उसके बाद अगला ऑप्शन है, वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। उसके बाद यह छात्रों के विचार को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। देखिए वैसे तो सभी ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान समझना, कि वह वाद विवाद कर रहा है और वाद विवाद से जो निष्कर्ष निकल के आता है ना, वो सभी स्टूडेंटों के जो दृष्टिकोण रहते हैं, जो अप्रोच रहते हैं, उनको महत्व दिया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं कह दूं कि अगर मैं आपको कह दूं कि भैया किसी एक टॉपिक पे आपकी चर्चाएं शुरू कर दूं, ठीक है, मैं कह दूं कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो इसमें जितने भी ग्रुप के लोग रहेंगे सब अपना अपना विचार देंगे अपने अपने बुद्धिमत्ता के अनुसार। कोई कहेगा भैया आपके जो कि नितिन गडकरी बनने चाहिए, कोई कहेगा कि आपके नीतीश कुमार बनने चाहिए, कोई कहेगा भैया आपके अखिलेश यादव बनने चाहिए। तो सबके अपने अपने विचार हैं, तो सबके विचार को एक तरीके से समेट के उनको प्रोत्साहन देना, तो यही तो होता है वाद विवाद का अर्थ। तो ध्यान समझना, मुस्कान कहती है कि परिवहन में डीजल के वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए। तो इस वाद विवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका यह इस मुद्दे पर छात्रों को नई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करना, ताकि छात्र जो भी अपने दृष्टिकोण अपने अप्रोच व्यक्त कर रहे हैं उनको और अप्रिसिएट करना, उनको और प्रोत्साहित करने में मदद करना। और यही वाद विवाद का अर्थ भी होता है, ताकि स्टूडेंटों के अंदर एक तरीके से रुचि, एक तरीके से क्यूरियोसिटी उत्पन्न कर देना किसी भी टॉपिक को समझने के लिए। तो बी फॉर बनाना इसका सही उत्तर हो जाएगा, कि इससे मुस्कान चाहती है कि उसके छात्रों में जो दृष्टिकोण हो, तरह तरह के दृष्टिकोण डेवलप हो और उनको सराहना करने में मदद मिल पाए। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन की प्रकृति को समझेंगे, क्वेश्चन नंबर बी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, बी फॉर बनाना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। अगला प्रश्न बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, इसको खूब अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। रिक्वेस्ट करते थम किसको समझिए। देखिए कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल बरूनी के अवलोकन, यानी अल बरूनी एक भैया ये एक तरीके से यात्री थे, अब इनके बारे में बता देते हैं। अल बरूनी एक यात्री थे, इनके जो भी साक्ष्य के आधार पर कक्षा 5 की क्लास में ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है, यानी कि कुछ हजार साल पहले भारत के तालाबों के निर्माण के बारे में अलबरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य है, तो सबसे पहले थोड़ा सा अलबरूनी के बारे में जान लीजिए। अलबरूनी भैया एक यात्री थे, एक ये धर्म पे अपने विचार रखने वाले थे, एक विचारक भी थे, एक दार्शनिक भी थे और एक यात्री भी थे। और अलबरूनी भारत की यात्रा और श्रीलंका की यात्रा में साथ में आए थे। और कब आए थे, तो आपको पता होना चाहिए 1017 से लेके 1020 के बीच ये
20 ईस्वी के बीच ये भारत में और श्रीलंका की यात्रा पर आए थे। और ये इतना ही नहीं, महान ये ज्ञाता भी थे। ये जो भाषा होती है उनके महान गाथा थे। इनकी मूल भाषा तो फारसी थी, उसके साथ साथ ये संस्कृत, यूनानी, सीरियाई भाषा के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे ये अल बरूनी। ठीक है, इनका हम सबको सम्मान करना चाहिए। आइए तो बताइए, अल बरूनी की जो अवलोकन है कि भैया भारत में तालाबों का निर्माण कैसे हुआ 1000 साल पहले, वो कक्षा 5 के ईवीएस में क्यों शामिल किया गया है, इसको ऑप्शन के मदद से आइए समझने का प्रयास करते हैं। यह इतिहास के स्रोतों, ठीक है, यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में विद्यार्थियों की मदद करेगा या फिर शिक्षार्थियों की मदद करेगा। बिल्कुल बात सही है। अगर आप 1000 साल पहले किसी वस्तु को किसी पाठ्य पुस्तक में रख के पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट उसकी जो अच्छाइयां उनको एक तरीके से अडॉप्ट कर पाएगा, उसके स्रोतों को पहचान पाएगा। उसके बाद यह शिक्षार्थी को उनके उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग करने में, सुधार करने में मदद करेगा। जैसे अभी मान लीजिए भारत के तालाबों के बारे में स्टूडेंट कुछ चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें किताब में अगर कुछ ऑथेंटिक चीजें मिल गई तो जो भी वो गलत चीजें अगर रिकॉर्ड कर पाए उनमें सुधार कर पाएंगे। ठीक है, अपने इतिहास के साक्ष्य में सुधार कर पाएंगे। तो ऑप्शन बी भी सही है। उसके साथ साथ अगला ऑप्शन है, देखिए, यह शिक्षार्थियों को कुछ हजार साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करेगा। एक बात बताइए, कक्षा 5 का बालक है, वो तकनीकी सराहना के बारे में क्या जानेगा? जो तकनीक है उसके एक तरीके से प्रोत्साहन के बारे में क्या जानेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद डी वाला, यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करेगा, प्रोत्साहन करने में, एप्रिसिएट करने में मदद करेगा। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ये भी कि भैया कि इतिहास के स्रोतों की पहचान करना भी, उसके बाद अपने अवलोकन के रिकॉर्डिंग में सुधार करना भी, उसके साथ साथ यह जो शिक्षार्थियों के इतिहास में, जो शिक्षार्थियों को इतिहास में सच की भूमिका की सराहना करने में भी मदद करना है। यानी इसका ए ऑप्शन और इसका जो आपका बी ऑप्शन और इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं कहां है। ए डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ए सी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ए बी डी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला है ए, यहाँ पे सी आ गया तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यानी सी फॉर चेन्नई इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को नहीं भी समझे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग सीटेट के पेड ग्रुप में जो मैं आपके लिए बनाया हूं उसमें 2022 का टारगेट है, तो उसमें आप लोग इसे पोस्ट भी कर सकते हैं, वहां ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ पे वहां भी आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, वैसे इतना याद रखिए, जो आपके कि किसी के अवलोकन को आधार बनाकर किसी पाठ्य पुस्तक में उसके साक्ष्यों को समाहित करना यही दर्शाता है कि भैया इतिहास में जो घटनाएं हुई हैं उनसे हम रूबरू हो पाए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, उसका ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर इसका जो कि डी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन की प्रकृति को आप लोग समझेंगे और बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन को, नेचर को आप लोग समझते हुए आगे बढ़िए। आइए अगला ऑप्शन आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने। अभी इसमें कुछ डायरेक्शन और कुछ इसमें आपका रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न है, उनको भी हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे ताकि आपके अंदर एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। अगला ऑप्शन आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने सॉरी, कि ईवीएस की एकीकृत, इंटीग्रेटेड ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। यानी ध्यान से समझना मेरी बात, ईवीएस में आप देखते हैं कि ईवीएस में आपका हिस्ट्री भी थोड़ा बहुत होता है, सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जितनी भी टॉपिकें रहती हैं, भूगोल, ज्योग्राफी, तो ये सब चीजें, पॉलिटी भी रहती है थोड़ा बहुत। तो इससे कहने का मतलब है कि ईवीएस में जो एकीकृत प्रकृति किस लिए बनाई जाती है, ईवीएस में इतने सब्जेक्ट को समाहित करने का क्या उपयोग है, इसको इसमें साफ साफ पूछ रहा है। आइए समझते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, शिक्षार्थी केंद्रीय उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं को अधिक से अधिक संख्या में परिचय देने में है। तो भैया ये तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं सही होगा, क्योंकि शिक्षार्थी के अंदर केंद्रीय उपागम का पालन करना और ईवीएस में एकीकृत प्रकृति के तो कोई लेना देना है ही नहीं। संकल्पनाओं का अधिक से अधिक परिचय देने में इसका कोई उपयोग नहीं है। तो ए वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन देखिए, दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में। ये देखिए, अगर कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, विशिष्ट यहाँ पे कह दिया, नहीं, ये तो विशिष्ट प्रकरण बिल्कुल भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखिए, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थी को सार्थकता पूर्वक सीखने में। बिल्कुल बात सही है। अगर ईवीएस के अंदर भैया, अगर आप लोग ध्यान से समझना, जितने भी भाई बहन दोस्त यार हैं, अगर ईवीएस के अंदर तरह तरह के सब्जेक्टों, कम से कम आप ये देखते हैं जितने भी सामान्य ज्ञान से रिलेटेड सब्जेक्ट्स रहते हैं सबको इसमें जोड़ लिया जाता है, तो वो आपके जो भी पाठ्यचर्या, जो भी करिकुलम है, उनके भार को तो कम करता है। ठीक है, उनके जो भी विषय वस्तु रहते हैं उनके भार को तो कम करता है।
साथ में शिक्षार्थियों को सार्थक पूर्व सीखने में मदद भी करता है। तो डी फॉर डेनमार्क इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ईवीएस की एकीकृत प्रक्रिया सहायक है। किसमें सहायक है सर? तो कह सकते हैं कि पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्व सीखने में। ठीक है, चलिए अगर ए ऑप्शन नहीं होता तो भैया ऑप्शन नंबर सी सही होता, क्योंकि इसमें भी यहां अगर विशिष्ट प्रकरण नहीं कह देता तो ये भी ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन ईवीएस का जो आप एकीकृत करते हैं कोई विशिष्ट प्रकरण को प्रस्तुत करने के लिए बिल्कुल भी नहीं, ताकि शिक्षार्थी आसानी से सीख पाए, इसके लिए हम एकीकृत करते हैं और पाठ्यचर्या के भार को कम करने में इसका उपयोग किया जाता है और दी गई सूचनाओं और विवरण को सीखने में। ये भी ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन जो सही जाएगा वो डी फॉर डेनमार्क के साथ जाएगा। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से आप लोग समझे होंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। बस प्रयास यही है कि जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको आपके सामने रूबरू करा दूं और बिल्कुल जितना हो सके उतना एक्सप्लेन भी करें। आइए अगला प्रश्न बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, थोड़ा सा समझेंगे तभी इस प्रश्न को समझ पाएंगे। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? देखिए ईवीएस में हम जब आकलन करते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज का, तो समानता के प्रति सरोकार, चाहे वो जीव हो गए जंतु हो गए, सबके प्रति हम समानता का एक तरीके से भाव रखते हैं। तो ये समानता के प्रति सरोकार ये तो संकेतक है, व्यापक संकेतक है। उसके बाद अवधारणा मानचित्रण ये भी है संकेतक, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अभी ऑप्शन नंबर आगे देखिए, सहयोग, बिल्कुल बात सही है। ईवीएस में हम यही पढ़ते हैं, बालकों को यही पढ़ाते हैं भैया कि एक तरीके से आप एक दूसरे का सहयोग करिए। इन्वायरमेंट में जितनी भी चीजें मौजूद हैं उनको सेफ सुरक्षित रखिए, उनका सहयोग करिए और न्याय के प्रति सरोकार, उनको इतिहास वगैरह भी हम पढ़ाते हैं तो देखते हैं कि न्याय को कितना आगे रखा जाता है। तो यानी न्याय के प्रति सरोकार, और ये ईवीएस का जब नाम लेता है ना, तो ये क्लास 1 से लेके 5 के स्टूडेंटों को अपने दिमाग में रखा करिए। उसके हिसाब से अगर आप क्वेश्चन का उत्तर देने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल आपका उत्तर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? तो भैया इस चारों ऑप्शन को देखने के बाद जिस निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचेंगे वो है अवधारणा मानचित्रण। देखिए अभी बालकों के अंदर आप तो मानचित्र के प्रति कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिए, लेकिन वो व्यापक संकेतक नहीं है ईवीएस के आकलन का। ईवीएस के आकलन का व्यापक संकेतक है समानता के प्रति सरोकार, सहयोग, न्याय के प्रति सरोकार। तो ये तीनों जो हैं ये व्यापक संकेतक हैं आपके आकलन के। ठीक है, लेकिन जो अवधारणा मानचित्रण ये व्यापक संकेतक नहीं है इन तीनों के अकॉर्डिंग। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है और नहीं को बहुत ध्यान से देख के उत्तर दिया करिए। तो 6 क्वेश्चन का भैया सही उत्तर हो जाएगा बी फॉर बनाना। उम्मीद करते हैं इसे भी आप लोग समझेंगे। जो प्रकृति है क्वेश्चन को उनको बिल्कुल समझने का मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है, खूब अच्छे से इसका जवाब देने का प्रयास करिए कि पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न पूछने की युक्ति को क्यों उपयोग किया जाता है। सिंपल से क्वेश्चन को अपने लैंग्वेज में तोड़ लिया करिए। पर्यावरण अध्ययन में हम प्रश्नों को क्यों बालकों के सामने प्रश्न पूछने के लिए क्यों उनको मौका देते हैं? तो भैया इसका साफ साफ इसका उत्तर जाता है कि नियमों का पालन को बढ़ावा देने के लिए। बिल्कुल भी नहीं, इसके लिए प्रश्न नहीं पूछा जाता। कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए स्टार लगा लीजिए, ये सही भी हो सकता है। उसके बाद अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ये भी सही हो सकता है। अगर क्लास में बच्चे बहुत ज्यादा मारपीट कर रहे हैं तो अगर उनसे आप क्वेश्चन आंसर का एक तरीके से सेशन स्टार्ट कर देंगे तो बच्चे शांत हो जाएंगे। उसके बाद ध्यान खींचने में, तो ये भी बात सही है। एक तरीके से सभी बच्चों का ध्यान किसी टॉपिक पे लाने के लिए हम प्रश्न कौशल का उपयोग करते हैं। लेकिन सही उत्तर जिसके साथ जाएगा तो वह कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। जैसे अभी मैं पूछ दूं कि भारत की प्रथम राजधानी कहां थी, आपकी क्लास में जिज्ञासा बढ़ेगी, कमेंट तुरंत करेंगे कि हाँ सर जी भारत की प्रथम राजधानी कहां थी। तो ये हो गया कि प्रश्न पूछने की एक युक्ति होती है। ठीक है, तो ये क्लास कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए होती है। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बनाना इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यकीन मानिए जो ईवीएस के जो मैं प्रीवियस ईयर करा दे रहा हूं, बड़े मेहनत से इन क्वेश्चनों को बिल्कुल इनको तोड़ के मॉडिफाई एडिट करके आपके सामने लेके आना पड़ता है, ताकि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहते हैं उनसे इन क्वेश्चनों को उठाया जाता है, बिल्कुल टाइप करके फिर लेके आया जाता है। तो एक एक क्वेश्चन का बिल्कुल फुल आनंद लीजिए और अपने दिमाग में इनको बैठा लीजिए। और इसका पीडीएफ परेशान मत होइए, मैं द परफेक्ट स्टडी के टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो जो बच्चे पहले से भी हैं पेड क्लास में उनको तो पीडीएफ वगैरह मिल ही रहा होगा। ठीक है, नहीं मिल रहा है तो अभी अब से मिलने लगेगा, तो परेशान बिल्कुल भी मत होइए। ठीक है, बेहतर तैयारी कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने की एक युक्ति के रूप में इसका उपयोग क्यों उपयोग किया जाता है प्रश्न का? तो इसका साफ साफ उत्तर जाएगा कि कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। अगर इस क्वेश्चन से सहमत है तो एक बार यस करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए
और क्लास समझ में आती है तो एक बार इसे लाइक कर दीजिए, लाइक तो कर दीजिए, उसके साथ साथ शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल वगैरह में, ठीक है, ताकि जो बच्चे हैं वो भी जुड़ पाए द परफेक्ट स्टडी का और लाभ उठा सके। तो ये चीजें हैं कि भैया देखिए कक्षा कक्ष में जिज्ञासा बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, और जो बच्चे यस कर रहे हैं बहुत बहुत आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और खूब मन लगा के पढ़ते रहिए। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। अपनी कक्षा में, बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़ने का प्रयास करिए, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करें तब अच्छा सही रहेगा, ध्यान समझिए। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी, यानी एक छात्रा अध्यापिका है या फिर एक टीचर कह सकते हैं, वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। आपके हाथ पैर भी चल रहे हो, आपकी आंखें भी चल रही हो, आपके दिमाग भी चल रहे हो, ठीक है। एक तरीके से जितनी भी आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं सब उपयोग में आनी चाहिए, और यही चाहती है वाणी क्लास में। तो वो कौन सी ऐसी गतिविधि में बच्चों को शामिल करे कि जिसमें सभी प्रकार की इंद्रियां शामिल हो जाए। आइए ऑप्शन को पढ़ के इसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। उचित साधनों के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का उपयोग करना, बिल्कुल भी नहीं। अगर स्मार्ट कक्षा कक्ष का उपयोग कर दोगे बालक फिजिकली रूप से कुछ करेगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो पहले में गलत हो गया। उसके बाद बी ऑप्शन, नजदीक के स्थान पर क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, ये ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है। आइए अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अगला ऑप्शन है कौशलों के प्रदर्शन करने के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना। अगर ये बताइए बच्चों के सभी इंद्रियों का आप प्रयोग करना चाहते हैं और समुदाय से व्यक्तियों को बुला रहे हैं तो उसका क्या अर्थ है? कुछ भी अर्थ नहीं है। समुदाय के व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, मान ली बेंच लगा के, और स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं, ये अपना भाषण दे रहे हैं, तो इसमें बच्चों की इंद्रियों का क्या प्रयोग हो रहा है? कुछ भी नहीं। सामूहिक चर्चा को प्रोत्साहन करना, एक तरीके से इसमें जो आपके वाक शैली का तो प्रयोग हो रहा है लेकिन सभी इंद्रियों का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो सभी इंद्रियों का प्रयोग होगा बी फॉर बनाना के साथ, कि नजदीक के स्थान पर छात्रों को ले जाएं। और जो बच्चे बीएड में मेरे साथ जुड़े होंगे उनको क्षेत्र भ्रमण में बताया था, क्षेत्र भ्रमण की उपयोगिता बताया था, तो बच्चों को भैया क्षेत्र भ्रमण कराया जाए ताकि वो फिजिकली रूप से भी जो उनका एक तरीके से सब तरीके के बॉडी पार्ट संचालित हो, उसके साथ साथ उनकी इंद्रियां नए नए स्थान को देखें तो उनकी इंद्रियां भी जागरूक हो, उनके जो मस्तिष्क है वो भी उसमें नई नई चीजें अडॉप्ट हो, नए नए ज्ञान अडॉप्ट हो। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि यदि वाणी जो है वो छात्रों के सभी इंद्रियों को शामिल करना चाहती है ऐसी गतिविधि में, तो हम कह सकते हैं वो नजदीक के किसी स्थान पे बच्चों को ले जाए और उनको क्षेत्र भ्रमण कराए, चीजों को सिखाए, तो बी फॉर बनाना के साथ उत्तर सही जाएगा। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन की प्रकृति को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे और यकीन मानिए अमृत क्लास, जो बच्चे अमृत क्लास और जो बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम उसमें शामिल हो जा रहे हैं, उनका अच्छा खासा नंबर आएगा। तो परेशान बिल्कुल भी मत होना। और जो मैं आपके क्वेश्चन एक तरीके से नोट प्रोवाइड करूंगा उसमें ये सारी चीजें होंगी, तो उसमें आपके क्वेश्चन भी होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी होगी, नहीं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन भी मैं सम्मिलित करूंगा सीटेट के सभी जो कि नोट्स रहेंगे सभी सब्जेक्ट्स में, ठीक है। चलिए, बस बेहतर करने का प्रयास जारी है और परेशान मत होइए, बेहतर ही किया जाएगा। उसके बाद देखिए इकारा, ठीक है, इकारा कह सकते हैं, इकरा कह सकते हैं, अपने शिक्षार्थियों अपने विद्यार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित क्यों करती है? यहाँ पे ध्यान समझ लेना भैया, यहाँ बात हो रही है क्यों की, ठीक है। कोई इकारा एक अध्यापिका है, वो अपने विद्यार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, तो वो क्यों करती हैं? ऑप्शन नंबर देखिए, यह शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं, हो सकता है हम कह सकते हैं कि 10% ये भी सही हो सकता है। उसके बाद यह शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा बनाते, बिल्कुल भी नहीं। जो आपका एनसीएफ है भैया 2005, ठीक है, उसके बाद जो आपकी नई शिक्षा नीति है इस पे भी एक क्लास कभी हो जाएगी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है, ये कहती कि भैया हम कोई ऐसी गतिविधि का प्रयोग ना करें जिसमें छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो, उनमें हीन भावना नहीं तो आ जाएगी कम तेज के नाते, तो ये प्रतिस्पर्धा देखे तो तुरंत गलत मारिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है कि भैया बिल्कुल गलत हो जाएगा बी वाला। ये मनोरंजन के साधन उपलब्ध है, नहीं, पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने से मनोरंजन क्या होगा छोटे से बालक का, ये तो बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं होगा। तो अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है, यह शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। और आपको पता है कि बच्चों को ईवीएस इसीलिए पढ़ाया जाता है कि जो उनके पास पड़ोस
जो उनके पास पड़ोस और जो उनके आसपास के क्षेत्र हैं उनसे वो जुड़ाव महसूस कर पाए, जो भी चीजें पढ़ रहे हैं उनके चीज वो लगाव महसूस कर पाए, इसीलिए हम ईवीएस को पढ़ाते हैं। तो इकरा जो आपकी अध्यापिका हैं ये बच्चों को इसीलिए ईवीएस पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, कि पुस्तक को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन दे रही हैं, ताकि वो अपने आसपास की जो भी वस्तुएं हैं उनसे जुड़ाव महसूस करें, उनसे वो जुड़ पाए। तो डी फॉर डेनमार्क इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसीलिए भैया जो आपकी इकरा है वो आपको कि पत्र समाचार पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने में आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं ईवीएस की, ताकि आप अपने आसपास की जो भी चीजें हैं उनसे जुड़ाव महसूस कर पाए। तो डी फॉर डेनमार्क इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा समझने वाला प्रश्न है। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तुरांग, अच्छा तुरांग का अर्थ होता है, देखिए तुरांग का अर्थ होता है जंगल, तो तुरांग का अर्थ जंगल है, ठीक है, तुरांग का अर्थ जंगल है। ध्यान समझना, कह रहा है कि भैया कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें हम जंगल को जंगल ना करके जंगल को तुरांग कहते हैं, तो बताइए मिजोरम, असम, उसके बाद झारखंड या फिर उड़ीसा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ठीक है। चलिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए वो कौन सा भैया राज्य है। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर गलत हो गया, इसको आप लोग बी कर लीजिए और इसको आप लोग सी कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसको आप लोग सी कर लीजिए। चलिए तो बताइए इसका सही उत्तर किसके साथ जाएगा, तो 10 का सही उत्तर जाएगा भैया वो है सी फॉर चेन्नई। झारखंड में जंगल को तोरांग कहते हैं, ठीक है, झारखंड में जंगल को तुरांग कहते हैं और झारखंड में ही एक तुरांग जंगल भी स्थित है। तो ये अपने दिमाग में बना के रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है, कि जो तुरांग है भैया वो झारखंड में जंगल को तुरांग कहते हैं। 10 नंबर का ये है सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि झारखंड, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को समझते हैं। देखिए आ गया आपका डायरेक्शन वाला प्रश्न, इसको मैं आपको खूब अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। जितने भी भाई बहन मित्र यार छात्र छात्राएं जुड़े हैं बस पेशेंस से समझने का प्रयास करिएगा, और ऐसे प्रश्न हमेशा आपको देखने को मिलते हैं। आइए एक बार मैं थोड़ा सा प्रश्न को पढ़ता हूं, उसके हिसाब से क्वेश्चन फिर लगाने का प्रयास करेंगे। आइए देखिए, आपका घर एक्स स्थिति पर है, मान लीजिए आपका कोई घर है वो एक्स स्थिति पर है और आपका विद्यालय वाई स्थिति पर है, ठीक है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने, यानी आपका जो घर है और आपका विद्यालय दोनों ठीक सामने है, परंतु बीच में जो राजमार्ग है वो व्यस्त होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। तो अब इसको आइए ऐसे समझते हैं, चलिए आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपका घर कह रहा है एक्स, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका ये घर हो गया, ये एक्स है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या कर रहा है कि देखिए आपका घर जो है एक्स पर स्थित है और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है, आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यहाँ मान लीजिए आप वाई, यहाँ मान लीजिए वाई, ठीक है, आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है आपके स्कूल के, आपके घर के, परंतु राजमार्ग व्यस्त होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। आपका जो यहाँ पे मान लीजिए इसको आप लोग घर कहिए और इसको आप लोग कह लीजिए विद्यालय, तो विद्यालय, तो दोनों भैया बिल्कुल सीध में तो हैं, लेकिन बीच में रास्ता या तो बन रहा है या फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा गाड़ियां वगैरह चल रही है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम है, आप अपने विद्यालय सीधे नहीं जा सकते, ठीक है, ये कह रहा है। इसके आगे पढ़िए, अतः आप पहले ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं। अब थोड़ा सा मुझे यहाँ पे थोड़ा सा दिशा भी समझा दे। देखिए जब हम बुक पे दिशा बनाने का प्रयास करते हैं, पेपर पे दिशा बनाने का प्रयास करते हैं, तो जो आपका ऊपर की ओर है भैया इसको आप लोग कहते हैं नॉर्थ, और नीचे कहते हैं आप साउथ, और ये भैया आपका होता है कि राइट साइड आपका कौन सा होता है, तो कहेंगे सर ईस्ट, और आपके लेफ्ट साइड होता है क्या सर, तो कहेंगे ध्यान समझना ये आपका होता है वेस्ट। यानी कि ये हो गया आपकी पूर्व दिशा, और ये हो गई आपकी, आप कह सकते हो कि सर ये हो गई आपकी पश्चिम दिशा, और ये हो गई सर आपकी उत्तर दिशा, और ये हो गई सर ये दक्षिण दिशा, ठीक है। चलिए अब ध्यान समझिए क्या कह रहा है, खूब अच्छे समझिए, कभी नहीं भूलेंगे, बिल्कुल 100% देके समझा रहे हैं। पहले आप ठीक दक्षिण दिशा में 125 मीटर दूर जाते हैं। अब यहां से अगर मान लीजिए यहाँ आपका केंद्र बिंदु है, यहाँ आपका केंद्र बिंदु है, तो दक्षिण दिशा में कहूं तो कहां होगा, तो कहोगे सर नीचे होगा, तो यहां से ये नीचे जाती, ठीक है। पहले इसको इरेज करते हैं नहीं तो समझ में नहीं, ठीक है। चलिए आइए ध्यान समझिए, यहां से ये 125 मीटर भैया दक्षिण दिशा में जाते हैं, ठीक है, अपने घर से 125 मीटर, ध्यान समझना 125 मीटर। चलिए आगे बढ़िए, उसके बाद ठीक पूर्व में, उसके बाद ठीक पूर्व में वो 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं, ठीक है। उसके बाद पूर्व दिशा में, यहां से अगर मैं कहूं कि पूर्व, इसमें पूर्व दिशा कहां है, तो कहोगे सर यहां है, तो यहां से पूर्व दिशा जाने के लिए आप यहां जाओगे, तो पूर्व दिशा में वो 100 मीटर चलते हैं, वो पूर्व दिशा में मान लीजिए वो पूर्व दिशा में 100 मीटर चल रहे हैं, ठीक है। चलिए पूर्व दिशा में 100 मीटर चले, उसके बाद क्या कर रहा है, ठीक है, और ये लंबी सुरंग मान लीजिए कोई है, लंबी सुरंग को पार करते हुए 100 मीटर चल रहे हैं। उसके बाद अंत में आप
ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर वाई विद्यालय पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद कह रहा ठीक उत्तर, अगर मैं कहूं कि भैया उत्तर दिशा इसमें कहां है मैप में, तो कहोगे सर ऊपर, तो यहां से अगर उत्तर दिशा जाना हो तो ऊपर जाएंगे, तो यहां से अगर उत्तर दिशा जाना तो कहां जाएंगे, ऊपर, और ऊपर जाने के लिए कह कितना रहा है, तो 125 मीटर, तो यहां से 125 मीटर और चले जाएंगे और यहां पे पहुंच गए, और यहीं पे कह रहा भैया आपका विद्यालय स्थित है, और यहीं पे ये कह रहा है कि आपका विद्यालय स्थित है। अब समझ गए कि क्या मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं, ये आपका वाई पॉइंट हो गया और यही आपका विद्यालय है। आप पूछ क्या रहा है, ध्यान समझना, इतना तो आप डायग्राम बना लिए, उसके बाद देखिए जब मैं आपको समझा रहा हूं तब इतना समय लग रहा है, उतना अब तक सॉल्व हो जाता है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि देखो आप तो पहुंच गए भैया वाई बिंदु पर, वाई बिंदु पर पहुंच गए ना, उसके बाद कह रहा है वाई पर विद्यालय के सापेक्ष यक्ष पर आपका घर कहाँ स्थित है। पूछ रहा यहाँ कुछ मत समझिए, बस ये समझिए आपका घर कहाँ स्थित है। तो बताइए अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपका विद्यालय, आपका घर कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे देखेंगे, जब इधर से इधर देखेंगे तो पश्चिम होगा, तो कहोगे सर हमारा विद्यालय पश्चिम में स्थित है, तो पश्चिम में तो ठीक है। अगर पूछते भैया कि ये कितना दूरी कितना है, तो नीचे अगर 100 है तो ऊपर भी 100 हो जाएगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की प्रकृति में आ रहे हैं। ठीक है, ये 125 125 तो 100 ये 100 है, तो ये भी 100 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते इसको समझेंगे, तो ये 100 मीटर पश्चिम में आपका भैया घर स्थित है। आइए ऑप्शन देखते हैं, 100 मीटर ठीक पश्चिम में, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। एक ऑप्शन ये भी है 100 मीटर ठीक पूर्व में, तो नहीं, आपका विद्यालय, जो कि आपका विद्यालय यहां से घर से 100 मीटर पूर्व है, लेकिन पूछ रहा है आपका घर कहां स्थित है, तो घर आपका मेरे भाई वाई पॉइंट से 100 मीटर पे दूरी पर स्थित है, और वो पश्चिम दिशा में स्थित है आपका घर। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को समझेंगे। अगर इस प्रश्न को समझने में थोड़ी बहुत कठिनाई अभी रह गई है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सीटेट के प्राइवेट ग्रुप में आप इसको पूछ लीजिएगा, मैं इसका पूरा जवाब देने का प्रयास करूंगा। वैसे मैं इसको समझा दिया हूं, डायरेक्शन का क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है, बस आपके दिमाग में ये होना चाहिए, ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ये आपका है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है आपका ईस्ट, और ये होता है आपका वेस्ट। ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। और उम्मीद करते हैं बस इसे समझ गए तो पूरे क्वेश्चन को समझ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, बस समझने वाला प्रश्न है। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं वरना समय बहुत लग जाएगा। आज हम मिर्ची के बिना, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना कर भी नहीं सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे, यानी कौन से व्यापारी इसे हमारे देश में लाए थे, तो भैया दक्षिण अमेरिका से, दक्षिण अफ्रीका से, अफगानिस्तान से, या फिर इंग्लैंड से। तो ध्यान से समझना, तो भैया आपकी लाल मिर्च है, इसको भारत में सबसे पहले लाए थे दक्षिण अमेरिका से। और कौन लाए थे, तो कहोगे सर जी पुर्तगालियों ने लाए थे। कौन, तो सर जी पुर्तगालियों ने लाए थे भारत में। ठीक है, पुर्तगाली लाए थे भारत में लाल मिर्च, भारत में लाल मिर्च, लाल मिर्च पुर्तगाली लाए थे सर्वप्रथम, सर्वप्रथम। तो भैया लाल मिर्च भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली लाए थे, और वो तो दक्षिण अमेरिका से। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को समझ गए, कहीं टिक लगा के रख लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न बड़ा फिर समझाने वाला प्रश्न आ गया, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अगर चीजों को समझेंगे तो बहुत ही आनंद से समझ जाएंगे। ऐसा समझाएंगे कभी नहीं भूलेंगे, और हर साल एग्जाम में प्रश्न आता है। कोई लड़का, देखो ध्यान समझिए बस मेरी बात को, कोई लड़का नागरकोइल से मड़गांव, तो कोई लोकेशन है, नागरकोइल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को रेलगाड़ी पर सवार हुआ। यह रेलगाड़ी की 22:30, यानी कि ये बात कर रहा है 10:30 बजे रात में। देखिए जब आप ट्रेन का सफर करते हैं ना, तो ध्यान से समझना, मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। जब आप ट्रेन का सफर करते हैं तो वहां पे आपका एक तरीके से दोपहर के 1 नहीं बजते, दोपहर के 13 बजते हैं, 14 बजते हैं। तो जैसे बजते बजते 10:30 बजेगा, यहाँ पे अगर पीएम करेंगे तो समझ जाएंगे। तो ये कहने का मतलब है कि रात के 10:30 बजे वह रेलगाड़ी नागरकोइल से चली, और 6 जून को प्रातः, 6 जून को यहाँ प्रातः इसलिए मैं क्या हूं, क्योंकि 4:30 लिखा है और इसे एएम समझिए। ठीक है, चलिए, और ये मेरे भाई 4:30 बजे मड़गांव पहुंचती है। तो यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर की दूरी तय की, तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी। यहाँ पे लगभग पूछा है कि रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी। तो आपको पता है कि ध्यान समझना होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। ठीक है, कहोगे सर जी दूरी तो हमें दे दिया
कि ठीक है चलो दूरी कितना दे दिया बच्चे, तो आप कहोगे सर 1145 किलोमीटर, लेकिन सर हमें समय नहीं पता, ये बस टाइम दिया लेकिन समय तो हमें निकालना पड़ेगा। आइए अब समय निकालते हैं, बिल्कुल समय निकालना बताऊंगा आपको। देखो ध्यान समझना, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग कोई एक लोकेशन लिख लीजिए। सबसे पहले ये आपका है नागरकोइल, ठीक है, ये आपका नागरकोइल है। और यहाँ से 4 जून को कोई व्यक्ति यहाँ से 4 जून को 4 जून 2020 को कोई व्यक्ति अपनी रेलगाड़ी पकड़ता है कितने बजे, तो कहोगे सर जी वो कि एक तरीके से 22:30 पे, यानी कि वो 10:30 बजे रात को पकड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप कह सकते हैं कि वो 10:30 बजे रात को, यहाँ पे पीएम पीएम हम रात कह रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो जाता कहाँ है भैया, तो वो आपको पता है जब वो पहुंचता है मड़गांव, ठीक है, वो जब पहुंचता है मड़गांव, बहुत ही बेसिक से समझा रहा हूं, मड़गांव जब वो पहुंचता है कितने तारीख को, तो कहोगे सर जी 6 जून को, 6 जून 2020 को वो पहुंचता है। ठीक है, चलिए अब एक बात बताइए कि यहां से यहां तक जाने में पूछा इसको कितना घंटा लगेगा, और अगर यही घंटा निकल गया तो यहाँ नीचे आप उसका मान रख देंगे और आपकी मेरे भाई औसत चाल आ जाएगी। अब घंटा निकालने के लिए काम करिए यहाँ पे, तो 4 जून से 6 जून के बीच जाने में एक डेट और पड़ेगी जिसका नाम है भैया 5 जून। कहोगे हाँ सर जी हम सहमत हैं, 5 जून पड़ेगा। अब ये बताइए अगर मान लीजिए ये क्लास अगर 8 बजे से स्टार्ट है, कल फिर रात में 8 बजे कितना घंटा होगा, तो कहेंगे सर जी ये 24 घंटा हो जाएगा। उसी प्रकार 4 जून 10:30 बजे रात से लेकर 5 जून 10:30 बजे रात के बीच में कितना घंटा होगा, 5 जून 10:30 बजे रात के बीच में कितना घंटा होगा, तो कहेंगे सर 24 घंटा। ठीक है, चलिए इतना निकल गया। अब यहाँ पे आप 24 लिख सकते हैं, यहाँ पे आप 24 लिख सकते हैं। चलिए अब कहोगे सर ये तो 24 घंटा हो गया, लेकिन अब रात के 10:30 बजे यानी 5 जून के रात के 10:30 बजे से लेके 6 जून को सुबह के 4:30 बजे के बीच, 4:30 बजे के बीच सर कितना घंटा होगा, हमें ये निकालना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको ऐसे समझाने का प्रयास करूंगा। एक आप घड़ी ले लीजिए, एक घड़ी ले लीजिए, इसमें ये 12 बज रहे हैं और इसमें ये 3 बज गए, ये 6 बज गए, ये 9 बज गए, ये 9 बज गए और ये 10, ये 11। अब कह रहा रात के 10:30 बज रहे हैं, तो यहाँ पे आप एक छोटी सुई एक बड़ी सुई, तो ये रात के 10:30 बज रहे हैं। ठीक है, ये मान लीजिए रात के 10:30 बज रहे हैं। अब ये बताइए 12 बजने में, रात के 12 बजने में कितना घंटा बचा है। अगर मैं कहूं आपके घड़ी में रात के 10:30 बज रहे हैं, ये बताइए कि भैया 12 बजने में कितना घंटा है, तो तुरंत कहेंगे सर जी अभी 1.5 घंटा बचा है। 12 बजने में यहां से यहां में 12 जाने में अभी आपको 1.5 घंटा बिल्कुल बचा है, यानी 1 घंटा तो 11 से 12 के बीच है और 1 घंटा जो कि आपका 10:30 से 11 बजने के बीच है, तो 1.5 घंटा तो सेफ आपका बचा है। तो 1.5 घंटा तो आपको 12 बजने में हो जाएगा, और जैसे ही 12 बजेगा तो आपको पता है 6 जून हो जाएगा। और आपको पता है कि रात के भैया 12 बजे 6 जून से लेके सुबह के आपके 4:30 बजे के बीच कितना घंटा होगा, तो कहोगे सर जी ये तो 4.5 घंटा फिक्स है। 12 बजे से लेके सुबह के 6:30 बजे के बीच ये तो 4 घंटा है। उसके पहले ये 10:30 बजे से लेके जो 12 बजा था उसका आपका 1.5 घंटा। ये टोटल अब मैं कहूं कि आपके 4.5 घंटा और 1.5 घंटा कितना समय होगा, तो कहोगे सर जी ये हो जाएगा 6 घंटा, क्योंकि ये 4 1 5 हो जाएगा और एक 30 मिनट का ये 60 मिनट होता है और 60 मिनट में 1 घंटा होता है, और टोटल ये हो जाएगा आपका कितना, तो आप कहोगे सर जी 6 घंटा, और 24 में आप 6 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 30। अब इसको आप भाग दे दीजिए, अब इसको आप इरेज कर सकते हैं। टोटल आपका जो समय निकल गया, यानी 4 जून से लेके, ध्यान समझेंगे तभी समझ पाएंगे, 4 जून से लेके 6 जून के बीच में जो आपको एक तरीके से जितने घंटे लगे हैं वो 30 घंटे लगे। अब इसमें आप 30 से इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। एक बार मैं सॉल्व कर ही देता हूं। देखिए आपको जब इसे 5 से काटेंगे तो 6 बार जाएगा, इसे जब आप 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, बच गया 1 और यहाँ हो गया 14, तो ये हो गया 5 दूना फिर आपका 10, 5 दूना ये आपका 10 हो गया, बच गया 4 और ये हो गया 45, 5 9 45, तो ये आपका हो गया भैया आपका 229 में जब आप 6 का भाग देंगे तो कितना होगा, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 बचा 4। बताइए 3 कहीं है, 3 यहाँ भी है यहाँ भी, यानी इसमें से दोनों में से सही होगा। उसके बाद यहाँ पे 4 बच गया और यहाँ पे आप भाग नहीं जाएगी तो 9 उतार लेंगे, तो अब इसका इसमें भाग देंगे तो 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 6 पच्चे 30, 6 चौक 36, 6 सत्ते 42 और 6 के बाद 8 बार जाएगा तो 6/48 आप कह देंगे, यानी ये 38 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल होगी। और ये लगभग यहाँ पे पूछा है तो लगभग भैया 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड रहेगी, औसत चाल रहेगी, और ये आपका डी फॉर डेनमार्क उत्तर सही हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को समझेंगे। अगर इस प्रश्न को नहीं समझे, कोई भी छात्र छात्राएं भाई बहन अगर इस प्रश्न को नहीं समझे
तो घबराना बिल्कुल भी मत। इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए और एक बार आप मुझे प्राइवेट ग्रुप में इसको शेयर करिए। मैं आपको जरूर बताने का प्रयास करूंगा, बिल्कुल आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और जो बच्चे प्राइवेट ग्रुप से नहीं भी जुड़े किसी कारणवश, तो वो क्या करिएगा, आपको पता है ये व्हाट्सएप नंबर द परफेक्ट स्टडी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, इस पे भी आप सबमिट कर सकते हैं। आपका भी हेल्प करूंगा, ऐसा नहीं कि प्राइवेट ग्रुप वालों का ही हेल्प होगा, नहीं। तो आप भी इस व्हाट्सएप नंबर पे सबमिट कर दीजिए क्वेश्चन, मैं आपको पर्सनली समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। इतना एफर्ट आपके लिए लगा रहा हूं। आइए, उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को समझेंगे आप। सबसे पहले इस प्रश्न में क्या पूछा गया था, तो भैया दूरी आपको दी गई थी और समय आपको निकालना था। तो आपको 4 जून से लेकर अपने हिसाब से भी समय निकाल सकते हैं, 4 जून से लेकर 6 जून के बीच आप समय निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए आइए, इसका फिर 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा प्रश्न की स्पीड बढ़ाते हैं, वरना क्वेश्चन बड़ा समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। आइए, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। देखो ध्यान समझना, मैं एक चीज यहाँ पे बता दूं, मधुमक्खी के जो एक होती है, मधुमक्खियों में तो सबको पता है भैया, एक होते हैं आपके नर और एक होती है मादा। तो जो छत्ता बनाने में जो सबसे ज्यादा रोल होता है वो मादा का होता है। और आपको पता है कि नर जो मधुमक्खियां होती कभी भी वो डंक नहीं मारते, मादा ही मधुमक्खियां डंक मारते हैं। और छत्तों का निर्माण में 100% योगदान मादा मधुमक्खियों का होता है। और यही भैया रस को चुरा चुरा के लाके एक छत्ता तैयार करती, नर बस अपना चुपचाप उसमें पड़े रहते हैं कुछ मात्रा में। और पता है कि मादा में भी एक जो कि रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, और सब एक तरीके से उनके सेवक होते हैं। ये मधुमक्खियों के बारे में डाटा है, इसको दिमाग में बना लीजिएगा। तो मधुमक्खियों छत्तों के बारे में विषय में क्या सही नहीं है, देखिए छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां होती, बिल्कुल बात सही है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां होती हैं और एक रानी मधुमक्खी होती जो अंडे वगैरह देती है। उसके बाद छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती, बात बिल्कुल भी सही है। और बस इनका नाम मात्र इसका एक तरीके से प्रेजेंट रहते हैं, कुछ कार्य वगैरह नहीं करते, ये छत्ते को निर्माण करने में इनका कोई योगदान नहीं रहता। उसके बाद प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती जो अंडे देती है, बात बिल्कुल सही है। उसके बाद नर मक्खियां छत्ते के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, ये बात बिल्कुल भी गलत है। यहाँ ऊपर मैं बता चुका हूं, जो नर जो होती हैं मधुमक्खियां बस एक तरीके से छत्ते में होती हैं, इनका कोई रोल नहीं होता। तो डी फॉर आपका डेनमार्क उत्तर सही हो जाएगा कि नर मक्खियां जो होती हैं छत्ते में इनका कोई रोल नहीं होता, बस एक प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आगे बढ़िए। अगला प्रश्न बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, हमारे देश का संविधान, भारत देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। तो मुख्य रूप से भैया ये आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रेय दिया जाता है। तो हम महान ये कि भैया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इनका सम्मान हम सब करते हैं पूरे दिल के साथ। तो भैया ए फॉर अमेरिका उत्तर सही हो जाएगा। और यहीं पे दो आते हैं, एक संविधान भैया ग्रहण कब किया गया था और एक एक ग्रहण कब किया गया। ध्यान समझना, आपका भारत का संविधान जो है, ध्यान समझना मेरे भाई कि जो आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रहण कब किया गया था, उसके बाद पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था। इसका उत्तर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप सभी इस लोग से उम्मीद है कि इसका कमेंट करेंगे पूरे डेट के साथ कि भारत का संविधान किस डेट को ग्रहण किया गया था और किस डेट को पूर्ण रूप से लागू किया गया था, ठीक है। कि सारे के सारे अनुच्छेद को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था और किस डेट को ग्रहण किया गया था। तो उम्मीद करते हैं इसका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आपका मुख्य जो कि नेतृत्व में बनाया गया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में बनाया गया था। तो 15 का ए फॉर अमेरिका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार करिए। कहने का मतलब इनमें से कौन सा कार्य जड़ों द्वारा किया जाता है। देखिए, पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित या फिर भंडारण करना, उसके बाद कि पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो देखिए, जो पौधे के मुख्य जड़ों का कार्य होता है वो पौधों को तो सहारा देना होता ही है। जैसे ये पौधा है और ये पौधा, इसकी जो जड़ें होती है ये पौधों को एक तरीके से खड़े रहने में सहायता तो करती हैं, ठीक है। ये जो आपका पौधा है ये तो भैया एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये तो खड़ा रहने में पौधों को सहायता करते हैं, उसके साथ साथ भोजन संचारित करने भी और पानी और खनिजों को अवशोषित करने में भी जड़ें उपयोग में आती है। तो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी इसका सही उत्तर जाएगा। ए सी, ये तो बिल्कुल भी नहीं, ए सी और डी ये वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ए सी और डी, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी फॉर बनाना। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है, यानी केंद्र द्वारा उसे संचालित नहीं किया जाता, यानी केंद्र शासित कौन सा ऐसा प्रदेश इसमें से नहीं है। बाकी ये जो मेरे भाई की केंद्र द्वारा संचालित किए जाते हैं, केंद्र इस पे अपना शासन करता है। उसके बाद मणिपुर इसका ऑप्शन है, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर।
तो बताइए इसका सही उत्तर आपके देखते ही मार देना चाहिए कि भैया मणिपुर जो है इसे पूर्ण राज्य ये है। और बात आती है कि सर जी मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला कब, तो हम कह सकते हैं 21 जनवरी। कब, तो सर 21 जनवरी 1972 को, 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और ये भैया संघ शासित प्रदेश नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक पूर्ण राज्य का इसे दर्जा है। और आप सबसे उम्मीद करेंगे कि मणिपुर का कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए राजधानी कहाँ है, मणिपुर की राजधानी कहाँ है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। जिन बच्चों को पता है बाद में भी देख के आप कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कच्चे तेल यानी जो पेट्रोलियम है उनके उत्पादक हैं, गुजरात, तमिलनाडु, बम्बई या फिर बॉम्बे हाई, उसके बाद बिहार, या फिर बिहार या बॉम्बे हाई, उसके बाद बॉम्बे हाई या फिर पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा। देख लीजिए भैया ईवीएस में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका सही उत्तर जाएगा वो है गुजरात और तमिलनाडु के साथ। तो ये कच्चे पेट्रोलियम के उत्पादक हैं गुजरात और तमिलनाडु। 18 नंबर का क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये फॉर अमेरिका। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिनका प्रत्येक सदस्य, हमारी तुलना में इनको हाईलाइट कर दिया हूं, 4 गुना अधिक दूरी तक वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो बताइए इसका कौवा, चील, बुलबुल बताइए, उसके बाद बाज, चील, गिद्ध, उसके बाद फाख्ता, ये तो हमें भी नहीं पता। तो फाख्ता क्या होता है बाद में हम देख के आपको बता देंगे। तो फाख्ता, कौवा, मोर, उसके बाद बाज, कबूतर और तोता। तो जो कोई एक ऐसे पक्षी जो हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देखने में योग्य हैं, उनका सही उत्तर किसके साथ जाएगा, तो भैया वो बाज हो गए, चील हो गए, गिद्ध हो गए। ये हमारी यानी एक मनुष्य के आंखों द्वारा देखी गई दूरी से 4 गुना अधिक दूरी तक स्पष्ट देख सकते हैं। और देखते हैं ना जब खेत में पानी वगैरह भरते हैं तो कैसे चील उल एकदम ऊपर से देखती रहती हैं, और नीचे जैसे भी इसमें केचुआ वगैरह देखते हैं तो उनको टप पसीना खाते हैं और लेके उड़ जाते हैं, ठीक है, मूस वगैरह लेके भाग जाते हैं। ये जो तो ये क्या होता है हमसे 4 गुना तेजी से देखते हैं, और ये भैया होते हैं आपके बाज, चील और गिद्ध। ठीक है, चलिए तो आपका जो कि 19 नंबर का क्वेश्चन है इसका बी फॉर बनाना सही हो जाएगा। अगला बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, समझने वाला प्रश्न है कि देखिए पोचमपल्ली, इसका नाम से ही पता चल रहा है कि कोई दक्षिण का ये कोई भी स्थान है। तो पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है। हाँ भाई बात तो बिल्कुल सही है। जो सुंदर साड़ियों, देखिए कभी कभी पूछ लेता है कि भारत का एक कोई कस्बा का है, ऑप्शन नंबर उसमें पोचमपल्ली भी देगा, और पूछेगा सुंदर साड़ियों के डिजाइन में कि बताइए भैया इसमें सबसे ज्यादा योगदान किस कस्बे का है, तो पोचमपल्ली। क्वेश्चन पूछने की प्रकृति भी चेंज हो जाएगी। पोचमपल्ली भारत के एक दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों यानी साड़ियों की, तो भैया विशेष प्रकार से बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, उस साड़ी का नाम पोचमपल्ली ही है, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य में स्थित है, यानी पोचमपल्ली पूछ रहा है कि भैया दक्षिण राज्य के किस राज्य में स्थित है, यानी वो कस्बा दक्षिण के राज्यों में किस राज्य में स्थित है। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए है तेलंगाना, ऑप्शन नंबर कर्नाटक और तमिलनाडु और केरल। तो जो पोचमपल्ली है वो भैया दक्षिण के राज्य तेलंगाना में स्थित एक कस्बा है जिसमें साड़ियां विशेष रूप से चमकदार और एक तरीके से अच्छी साड़ियों की बुनाई हो जाती है, अच्छी साड़ियां बनाई जाती हैं, और ये पोचमपल्ली साड़ियों के लिए जाना जाता है। और इन साड़ियों का नाम भी पोचमपल्ली ही होता है, जिसमें से कोई माँ बहन बेटी पहनी भी होंगी ये पोचमपल्ली साड़ियां भी। ठीक है, अगर नहीं पहनी है तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, कह दीजिए कि भैया पोचमपल्ली अब हम पहन के रहेंगे। चलिए, और एक बात और, नहीं तो ये अपने में ठान लीजिए कि सीटेट का एग्जाम निकलेगा तो पोचमपल्ली साड़ी आप लोग जरूर पहनेंगे। और मैं एक बात बता दूं, जो बच्चों का अच्छा नंबर आएगा उनमें से किसी एक दो को मैं अपने तरीके से भैया पोचमपल्ली साड़ी गिफ्ट करूंगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आपके एड्रेस पे पोचमपल्ली साड़ी ये आपका बड़ा भाई आपको प्रोवाइड करेगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और समझने का प्रयास करें। सभी को तो नहीं दे सकता, इतनी बजट नहीं है, पर हाँ जो एक दो स्टूडेंटों को दे देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद 21 नंबर का क्वेश्चन समझिए। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिनमें लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। हम सब बचपन से सुनते आते हैं, मम्मी वगैरह कहती बच्चे पालक खाओ, पालक खाओ, पालक में लौह तत्व होते हैं। तो जहां पालक है वो तो सही ऑप्शन होगा ही। आंवला हो गया, बंद गोभी, टमाटर बिल्कुल भी नहीं। आंवला में भी होता है लेकिन पालक यहाँ पे नहीं है।
बंद गोभी, आंवला, पालक। यहाँ पे बंद गोभी नहीं, तो ये भी ऑप्शन कट हो जाएगा। उसके बाद गुड़, गुड़ में भी लौह तत्व पाए जाते हैं। उसके बाद आंवला, उसके बाद टमाटर, तीनों में पाए जाते हैं भैया। टमाटर में सॉरी नहीं पाए जाते। और उसके बाद आंवला, पालक और गुड़, आंवला में भी पाया जाता है, पालक में भी और गुड़ में। तो डी फॉर डेनमार्क इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें लौह तत्व पाया जाता है। और गुड़ देखते हैं ना, जब आप कभी भी कुल्हार वगैरह देखते हैं, इसमें जब क्या होता, जब गन्ना गन्ना एक तरीके से गन्ने से रस निकाला जाता है, तो एक तरीके से कहते हैं ना कि इसमें जो कुछ लोहांश है, कुछ जो लौह तत्व हैं, उनको भी एक तरीके से हमारे बॉडी में जाना चाहिए। और लौह तत्व में आपके गुड़ बहुत एक तरीके से प्रचुर मात्रा में अपना रोल निभाते हैं। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। डी फॉर डेनमार्क इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे वैज्ञानिक का नाम पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए। बस इतना जानिए कि मटर के पौधों के साथ किसने प्रयोग किए। तो उनका नाम भैया जॉर्ज जॉर्ज मिस्ट्रल, और उसके बाद चार्ल्स डार्विन, या फिर स्वामीनाथन, भारत के महान वैज्ञानिक स्वामीनाथन, या फिर ग्रोगर जॉहन मेंडल। तो इसका जो भैया मटर के दानों के साथ जिन्होंने प्रयोग किया, तो वो डी फॉर डेनमार्क ग्रोगर जॉहन मॉडल साहब ने प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। नीचे दिए गए एक राज्य के ग्रामीण के लोग अपने ढालू छत, यानी जैसे मान लीजिए कोई छत बना रहे हैं, वो ढालू टाइप है, ढालू छत लकड़ी के मकान को मजबूत बांस के खंभों पर धरती से, मान लीजिए यहाँ उनका मकान है और यहाँ धरती से 3 से लेके 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो वर्षा का पानी उनके घरों में ना चले जाए, इसलिए ऊपर बनाते हैं। तो वो कौन सा राज्य है? असम, ठीक है, वो असम, उड़ीसा, असम, राजस्थान, उड़ीसा, या फिर लद्दाख, बताइए। तो आपका 23 क्वेश्चन का सही उत्तर किसके साथ जाएगा बताइए, ठीक है। तो ये जो सही उत्तर जाएगा भैया, ये असम के साथ। और असम की राजधानी कहाँ है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, असम की राजधानी कहाँ है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। चलिए, जिनको पता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए असम की राजधानी, ठीक है। चलिए, तो आपका 23 क्वेश्चन है भैया, ये अपना जो भी मकान बनाते हैं वर्षा के पानी से बचने के लिए 3 से 3.5 फीट ऊपर बनाते हैं, बांस का एक तरीके से बीम लगा के बनाते हैं, ताकि उनके घरों में पानी ना जाए, क्योंकि यहाँ पे बारिश वगैरह बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न है, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, समझाने वाला प्रश्न है। निम्नलिखित भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी है, और पटना जो बिहार की राजधानी है, की दिशाएं क्रमशः स्थित है। जैसे मान लीजिए, इसको समझने के लिए ऐसे समझिए ना, तब समझ पाएंगे। मान लीजिए ये अपना प्यारा भारत है, थोड़ा सा भारत को बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। वैसे कलाकारी ज्यादा आती नहीं है, पर बना ही लेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा इसे मैं बनाने का प्रयास करता हूं अपने भारत को, और यहाँ पे देखिए, ठीक है। चलिए, जो भी बन गया समझने वाला, ठीक है, बन गया है, तो ठीक है। चलिए, और यहाँ पे मान लीजिए आपकी ये दिल्ली है, ठीक है, और ये पूछ रहा है कि भैया दिल्ली के किस दिशा में आपका गुजरात, यानी जो आपका एक तरीके से गुजरात और एक तरीके से बिहार स्थित है। ध्यान समझना, दिल्ली स्थिति के सापेक्ष आपकी गांधीनगर, यानी कि आपका जो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, उसके साथ आपका पटना, यानी जो आपका यहाँ पे मान लीजिए बिहार है, वो किस दिशा में स्थित है। तो आपको मैं एक दिशा बताया था, अभी ऊपर बताया था, ये होता आपका ईस्ट, ये होता आपका वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। तो पूछ रहा है भैया दिल्ली के सापेक्ष आपका बिहार किस दिशा में स्थित है, और गुजरात। तो बताइए गुजरात अगर किस दिशा में, तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा आपका ईस्ट, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ। तो देखिए, जो आपका एक तरीके से जो आपका ये कि गांधीनगर स्थित है, ये दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है, यानी देखिए मध्य में है ना, तो दक्षिण पश्चिम दिशा के मध्य में स्थित है। तो जहां जहां ऑप्शन में दक्षिण पश्चिम होगा वही सही होगा। देखिए दक्षिण पश्चिम, यानी बी और डी ऑप्शन में कोई एक सही होगा। उसके बाद बिहार की राजधानी पटना, तो पटना कहाँ स्थित है, तो आपको पता है ये आपका साउथ है और ये आपका ईस्ट है। तो आप कहते हैं साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूर्व। तो आप बताइए दक्षिण पूर्व, ये तो उत्तर पूर्व बिल्कुल भी नहीं, दक्षिण पूर्व, यानी डी फॉर डेनमार्क उत्तर सही हो जाएगा। बिल्कुल इस प्रश्न को समझाने का प्रयास किए हैं, और ये प्रश्न सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, ठीक है। इसके सापेक्ष, यानी पूछा दिल्ली के सापेक्ष, दिल्ली स्थिति के सापेक्ष, यानी दिल्ली के सापेक्ष ये आपके दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में स्थित है आपके गांधीनगर और पटना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। अगला प्रश्न है, आप एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए योजना कैसे बनाएंगे। ध्यान समझना, आप एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड ईवीएस कक्षा के लिए योजना कैसे बनाएंगे। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अलग अध्यापकों का प्रबंधन करेंगे। उसके बाद पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंधन करेंगे। उसके बाद एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषयों को मिलाएंगे। उसके बाद आपको पता है कि अलग योजनाओं में सभी
विषयों को अलग अलग करेंगे। ध्यान समझना, पूछ रहा है एकीकृत ईवीएस यानी एक ही पाठ्य पुस्तक में आप तरह तरह के विषयों को समाहित कर रहे हैं, तो वही एकीकृत ईवीएस है भैया क्लास 1 से 5 के लिए। तो इसका सही उत्तर जाएगा एक ही पाठ में 2 या 2 से अधिक विषयों को आप मिलाएंगे, तब जाके आपका ये कहलाएगा भैया, क्या कहलाएगा कि आप 2 या 2 से अधिक विषयों को मिला रहे हैं, तो एकीकृत ईवीएस कहलाएगा। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को आप लोग समझेंगे। सी फॉर चेन्नई इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आइए देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और ये आपका क्लास नंबर 1 है। इसके बाद 4 से 5 या 6 क्लास में बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। उसके बाद कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम लोग अमृत क्लास की तरफ रुख करेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे। तो देखिए बिल्कुल क्वेश्चन एकदम आपके मॉडरेट लेवल का है, जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है वो आपके पास है, और ये आप जाके मिला सकते हैं। ये आपका भैया 2020 में जो सीटेट का एग्जाम हुआ था दिसंबर में, उसका ये प्रश्न है ईवीएस का, और इसी तरीके से प्रश्न आते हैं। ठीक है, बहुत ही लुल्ल प्रश्न आपके सामने मैं नहीं दिया हूं, अच्छे प्रश्न दिया हूं ताकि आप चीजों को समझ पाएं। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो कम से कम जितने लोगों, कम से कम अच्छे से क्लास में फीडबैक दीजिएगा क्लास समाप्त होने के बाद, और क्लास को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिएगा। और हाँ, शेयर करिए मत करिए, बस आप पढ़िए अच्छे से, बस ये पर्पज है। अगला जिसको अच्छा लगेगा वो खुद ही पढ़ेगा। 26 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। ठीक है, देखिए आपको पता है ईवीएस के जो पाठ्यक्रम है उसमें भैया आपके एनसीएफ द्वारा कि 6 विषय सुझाए गए थे, उनमें से इनमें से एक कौन सा वो है कि जो चीजें हम बनाते हैं और करते हैं, और जल्दी ही मैं एनसीएफ की क्लास भी पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, एनसीएफ 2005 पढ़ाने वाला हूं, परेशान मत होना। उसके बाद चीजें कैसे काम करती हैं, पदार्थ या फिर प्राकृतिक संसाधन, जो ईवीएस में 6 पार्ट सुझाए गए हैं, पाठ्यक्रम में सुझाए गए हैं 6 विषय, उसमें से भैया एक है चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ये आपके सीटेट के सिलेबस का पार्ट भी है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और बाकी जब आप एनसीएफ वगैरह पढ़ लेंगे तो चीजें और इजी हो जाएंगी। उसके बाद प्राकृतिक वातावरण किससे बना है, जलवायु से, बिल्कुल बात सही है। धरातल से, जी बिल्कुल। वायु और पानी से, बिल्कुल। उपयुक्त सभी, तो भैया इसका 27 का सही क्वेश्चन जाएगा, डी फॉर डेनमार्क, यानी उपयुक्त सभी से ये मिलके बना है आपका प्राकृतिक वातावरण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को समझिए। अगला प्रश्न बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। स्मिता यानी एक अध्यापिका है, स्मिता अपने विद्यार्थियों को कार्य के संदर्भ में लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशीलता यानी आप जागरूकता कह सकते हैं, उनको जागरूक करना चाहते हैं। रूढ़वादी छवियां समझते हैं, रूढ़वादी छवियां कौन सी होती हैं? अभी आप इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ेंगे तो चीजें और पढ़ेंगे कि आप लड़की लड़कों को अलग अलग करके सबके सामने ला रहे हैं कि लड़कियां होती हैं घर में खाना बनाने के लिए और लड़के होते हैं घर में खाने के लिए। तो ये रूढ़वादी सोच है, तो इसको मिटाने के लिए एक स्मिता नाम की भैया अध्यापिका है, रूढ़वादी को मिटाने के लैंगिक विषमता, जो लड़कों लड़कियों में भेदभाव उत्पन्न करते हैं, उनकी विषमता और रूढ़वादी छवियों को के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। बिल्कुल प्योर पैडागोगी का क्वेश्चन है, समझिए। केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें, रूढ़वादी मॉडलों को छात्र के सामने प्रस्तुत करें, यह भी ऑप्शन सही हो सकता है कुछ परसेंटेज में। उसके बाद एक छात्र की मां को कक्षा में बिल्कुल सम्मान पूर्वक आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। उसके बाद विभिन्न प्रकार के कार्यों को फ्लैश बोर्ड पर दिखाएं, ये तो बिल्कुल भी नहीं सही होगा। उसके बाद केवल लड़कों, अगर आप केवल लड़कों लड़कियों की बात करेंगे तो रूढ़वादी सोच की यहाँ पे एक तरीके से प्रदर्शित करेंगे, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद रूढ़वादी मॉडलों को छात्रों के सामने प्रस्तुत करें, यह भी सही हो सकता है। लेकिन आपको बच्चों को दिखाना है कि भैया नहीं, लड़कों लड़कियों में भेद नहीं होता, सब लोग को समान अवसर मिलना चाहिए, और जो कार्य आपकी लड़के कर सकते हैं, यानी कि जो भी कार्य अपने जीवन को यापन करने के लिए कि एक तरीके से पुरुष कर सकते हैं, वो महिलाएं भी कर सकती हैं। यानी कि आपके लैंगिक पक्षपात को मिटाने के लिए सी फॉर चेन्नई वाला उत्तर सही जाएगा कि एक छात्र की मां को कक्षा में बुलाएं जो ऑटो चालक है। कई शहरों में देखते होंगे कि जो औरतें, जो महिलाएं होती हैं, वो भी ऑटो चलाती हैं, तो उनको अगर क्लास में आप बुलाएंगे तो बच्चों के मन में ये भावना घटेगी कि नहीं, पुरुष सिर्फ ऑटो नहीं चला सकते, महिलाएं भी ऑटो चला सकती हैं, महिलाएं भी स्कूटी वगैरह चला सकती हैं, महिलाएं भी साइकिल वगैरह चला सकती हैं। तो इससे क्या होगा कि लैंगिक पक्षपात को एक तरीके से नष्ट कर सकते हैं। सी फॉर चेन्नई इसका सही उत्तर जाएगा। एक बार अगर सभी बच्चे सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो
तो 28 नंबर का क्वेश्चन का सही उत्तर जाएगा भैया कि आप क्लास में किसी एक ऐसी महिला को बुलाइए सम्मानजनक, जो खुद वो पुरुषों का कार्य कर रहे हो, यानी कि एक तरीके से जो चला आ रहा है, हमारा परंपरा चली आ रही है कि ऑटो सिर्फ पुरुष पुरुष ही चलाएंगे, तो उस प्रकार की महिला को बुलाएंगे, तो इससे लैंगिक पक्षपात को एक तरीके से हम जड़ से नष्ट कर सकते हैं बच्चों के मन में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका 29 का प्रश्न है भैया कि पुनीता ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों यानी विद्यार्थियों को मानव शरीर की रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र बनाने को कहा। पुनीता चाहता था या फिर पुनीता चाहती थी। ठीक है, पुनीता क्या चाहती थी? वो क्लास में, आपको पता है कि कोई एक मान लीजिए अध्यापिका है, वो क्लास में मानव शरीर की रूपरेखा को बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं, भोजन विषय को बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं, लेकिन उसके पहले वो पाचन तंत्र को स्टूडेंटों को ब्लैक बोर्ड पे बनाने के लिए कह रही हैं, रूपरेखा दी कि बनाने के लिए या फिर अपने कॉपी पे बनाने के लिए बोली हैं। तो क्यों पुनीता क्या चाहती थी, क्यों बनवाना चाहती थी, क्यों बनवाना चाहती थी? तो ऑप्शन नंबर ए है अच्छे ड्राइंग कौशल वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। बिल्कुल भी नहीं, आप पाचन तंत्र पढ़ाने चाह रहे हो, यहाँ पे कौशल थोड़ी देख रहे हो ड्राइंग का, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। पाचन क्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। देखिए अब मेरी बात ध्यान से समझ लीजिए, जो बच्चे द परफेक्ट स्टडी के साथ तो मैं कहता हूं कि जुड़े ही हैं, या फिर जो बच्चे कहीं अन्य जगह क्लासेस भी लिए होंगे, अगर वो डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन का उत्तर गलत ही करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन का उत्तर करिए। चलिए, हाँ बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो अच्छे ड्राइंग कौशल के लिए बिल्कुल भी नहीं, पाचन क्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना, ये भी ऑप्शन आप कहते हैं तो सही हो सकता है, अभी इस पे आएंगे बाद में, स्टार लगाइए इसको। उसके बाद परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकते हैं कि नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं, इसके लिए हम नामांकन नहीं करते, उनमें प्रतिस्पर्धा उत्पन्न नहीं करेंगे। उसके बाद पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचार को प्राप्त करना, ये भी ऑप्शन सही हो जाता है। देखिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन जाएगा डी फॉर डेनमार्क के साथ कि पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। कहोगे सर जी मूल्यांकन करना क्यों नहीं होगा? तो जब आप पढ़े थे बीएड में एक टॉपिक है असेसमेंट फॉर लर्निंग, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 4th पेपर है, जो बच्चे पूर्वांचल से या फिर आपके जहां जहां के बीएड के सिलेबस में असेसमेंट फॉर लर्निंग है, उसमें 2 टॉपिक पढ़ते हैं, एक मूल्यांकन तो पढ़ते हैं, एक आकलन भी पढ़ते हैं। आप लोग एक आकलन भी पढ़ते हैं। देखिए आकलन होता है जब हम कुछ पढ़ाने से पूर्व जो बच्चों का परीक्षण करें, वो आकलन होता है व्यापक रूप में। मूल्यांकन होता है जो हम पढ़ाने के बाद बच्चों ने क्या सीखा उसका हम परीक्षण करते हैं। तो यहाँ पे पाचन क्रिया अभी आप पढ़ाए नहीं हो, अभी आप पढ़ाने जा रहे हैं, तो विद्यार्थी के विचारों को आप प्राप्त करेंगे, यानी ये जो वाला डी वाला ऑप्शन है इसके माध्यम से आप आकलन कर रहे हैं। तो आपका डी फॉर डेनमार्क, यहाँ पे मूल्यांकन तो पढ़ाने के बाद होता है, तो इसलिए आपका बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर डेप्थ में आप पढ़े रहेंगे चीजों को तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जिन बच्चों का डी फॉर डेनमार्क उत्तर आया है, चलो बहुत सही बात है, आपने सही तरीके से पढ़ाई की है। ठीक है, चलिए बाकी जिन बच्चों का बी ऑप्शन आया आपका भी सही है, लेकिन चीजें आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की और आवश्यकता है। ठीक है, चलिए आइए तो आज के लास्ट प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। ठीक है, थोड़ा समझाने में समय लग जाता है हमें, पर कोई बात नहीं, हम ये मान के चलते हैं कि जितने भी बच्चे हैं वो थम के पढ़ने वाले बच्चे हैं, चीजों को समझने में बिलीव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन कंस्ट्रक्टिव असेसमेंट के संबंध में सही नहीं है? इसको छात्रों के प्रति निगरानी करनी। ठीक है, जो आपका रचनात्मक आकलन है इससे छात्रों के प्रति भैया क्या है, निगरानी करना। बिल्कुल बात सही है, आप रचनात्मक आकलन करेंगे तो छात्रों के प्रति निगरानी भी रख लेंगे, उनके प्रगति के प्रति। उसके बाद बच्चों के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। बिल्कुल बात सही है, बच्चे कैसे सीखते हैं, क्या सीखते हैं, क्यों सीखते हैं, तरह तरह की जानकारियां जो होती हैं वो रचनात्मक आकलन में मदद करती हैं। तभी वाला ऑप्शन भी सही है। पूछा है कि संबंध में रचनात्मक आकलन के संबंध में क्या सही नहीं है, तो बी वाला भी तो भैया सही है। और नहीं कौन सा, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। ये ऑप्शन कुछ थोड़ा सा डमाडोल लग रहा है, ये थोड़ा सा गलत हो सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन देखिए, अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। बिल्कुल भी बात सही है भैया कि ये रचनात्मक आकलन की मुख्य विशेषता है कि जो भी बच्चों को सिखाना चाहते हैं, तो यानी जो लर्निंग है, जो अधिगम है, तो उनकी जो कि सुदृढ़ करने में, अधिगम को और ज्यादा एक तरीके से मजबूत बनाने में और अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करने में भी रचनात्मक आकलन का मुख्य उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है
ये भैया बिल्कुल भी नहीं होगा। तो पूछ रहा है रचनात्मक आकलन में कौन सा सही नहीं है, तो रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना देना कि रचनात्मक आकलन क्या होता है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी सी फॉर चेन्नई आपका सही उत्तर है। उम्मीद करते हैं इसे समझेंगे। चलिए, अच्छा एक बात और, अधिगम हम लोग पढ़े थे, जो बच्चे हमारे साथ पढ़े होंगे उनको पता होगा कि अधिगम क्या होता है। तो अधिगम वही होता है जो हमारे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं किसी उच्च परिपक्व द्वारा निम्न परिपक्व व्यक्ति को जो कुछ भी सिखाया जा रहा है, तो हम कहेंगे भैया अधिगम की प्राप्ति हो रही है, शिक्षण अधिगम का कार्य हो रहा है। और अधिगम द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, हमारे व्यवहार में परिमार्जन होता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, और यही होती है लर्निंग की डेफिनेशन। उम्मीद करते हैं 30 के 30 क्वेश्चन को खूब अच्छे से समझे होंगे, अपना 100% देके आपको समझाने का प्रयास किए हैं। बाकी अगर चीजें पसंद आ रही हैं तो आप द परफेक्ट स्टडी के साथ जुड़ भी सकते हैं, और यहाँ पे ये जो बेल आइकन इसको क्लिक कर लीजिए, कोई नोटिफिकेशन वगैरह जाता रहेगा। उसके साथ साथ आप द परफेक्ट स्टडी की ये क्लास को लाइक भी कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दी गई है। उसके साथ साथ हमसे पर्सनली भी जुड़ना चाहते हैं तो ये सोशल हैंडल है, इस पे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और यदि आप फेसबुक पेज भी चलाते हैं तो आप फेसबुक जो भी फेसबुक होता है उस पे चलाते हैं, तो वो आपको पता है कि द परफेक्ट स्टडी, द परफेक्ट स्टडी, द परफेक्ट स्टडी का फेसबुक पेज है, आप सर्च करेंगे तो मिलेगा, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहां भी चीजें भी कुछ अपडेट की जाएंगी, थोड़ा सा समय नहीं मिल पाता, ठीक है। चलिए, और इस क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। और ये आज आपकी फर्स्ट क्लास थी, ठीक है, ये आज आपकी फर्स्ट क्लास थी प्रीवियस ईयर का, ईवीएस के। इसके बाद हम लोग अगली क्लास को भी जल्दी ही कवर करेंगे, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। इसका प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर विश्लेषण ईवीएस, उसको जाके अच्छे से उसमें देखते रहिएगा, ठीक है। अमृत क्लास को जरूर ज्वाइन किया करिए, जो सीटेट की मैं सीडीपी स्पेशल पढ़ा रहा हूँ उसको भी ज्वाइन करिए, उसको बिल्कुल डेप्थ में पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप ऐसा ना हो कि आप चीजों को समझे ना, एक एक चीजों को समझे, यही प्रयास रहता है। चलिए, अपना सभी लोग ख्याल रखिए, बिल्कुल अच्छे से मोटिवेट होकर पढ़ते रहिए। और यदि आप सीटेट का कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं, इस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए, बिल्कुल नॉर्मल सी फीस है, 199 में आपको पूरे कंप्लीट सीटेट के नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और आपके सभी सब्जेक्ट्स के, ठीक है, जो भी पॉसिबल हो पाएगा। चलिए, अपना ख्याल रखिए, सभी दोस्त यार भाई बहन इतना जुड़े रहे, सभी को द परफेक्ट स्टडी की तरफ से मैं हिमांशु सबका आभार व्यक्त करता हूँ। खूब मन लगा के अच्छे से पढ़ते रहिए, और ऑनलाइन की दुनिया में इतना प्यार देने के लिए द परफेक्ट स्टडी को आप सबसे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और क्लास समाप्त होने के बाद अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा कि क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट आप सभी को।